हेलो फ्रेंड्स। आज हमारी स्टैटिक जीके की दूसरी क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय विश्व धरोहर। इसमें भी हमारा आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि आप इस क्लास को 2 या 3 बार देखें और आपको ये पक्का याद हो जाएंगी। निश्चित तौर से आप इसको याद कर पाएंगे। और इसमें हम लगभग 43 यूनेस्को विश्व धरोहर पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। आपका काम ये है कि जो आपको इसमें विश्व धरोहर आपको देखना है, तो एक बार आप सर्च करना यूट्यूब पर, जो भी विश्व धरोहर आपको देखना है तो उसको आप देख लीजिएगा। जब आप देखोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय विश्व धरोहर। भारत में 43 यूनेस्को विश्व धरोहर हैं, जिसमें 35 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं, एक मिश्रित है। यानी कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों, जो कि कंचनजंगा में है। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। नोट: सर्वाधिक विश्व धरोहर कहाँ पर है? इटली में है। और भारत की रैंक इसमें कौन सी है? 6 नंबर की। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक जुलाई 2024 में भारत में नई दिल्ली में हुई थी। नई दिल्ली में कहाँ पर? भारत मंडपम में हुई थी। भारत मंडपम में हुई थी, जहाँ मोईदम को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया। तो हम बताएंगे कि जो मोईदम है, आप इसको सर्च करना यूट्यूब पर, आप देख लोगे मोईदम को। और मोईदम हमारी सबसे लेटेस्ट विश्व धरोहर है। जुलाई 2025 में 47वीं बैठक कहाँ पर होगी? सोफिया बुल्गारिया में होगी। कहाँ पर होगी? सोफिया बुल्गारिया में होगी। प्रोजेक्ट परी का संबंध किससे है? संस्कृति मंत्रालय से है। और प्रोजेक्ट परी तब चलाया गया था जब भारत में यूनेस्को की ये जो बैठक होने वाली थी, 46वीं बैठक, इस बैठक के लिए हमने हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट परी चलाया था, जो कि संस्कृति मंत्रालय ने चलाया था, ताकि हमारे यहाँ की सांस्कृतिक विरासत लोगों के द्वारा, जो अतिथि आए हैं उनके द्वारा दिखाई जा सके। यूनेस्को की बैठक के दौरान भारतीय संस्कृति को प्रदर्शन करने के लिए प्रोजेक्ट परी का स्टार्ट किया गया। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। तो हम यूनेस्को के बारे में और जानकारी जब पढ़ेंगे, जब हम संगठन के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप इतना याद रखिए कि यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस में है। तो हमने अभी यूनेस्को के बारे में पढ़ा कि इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। भारत में 43 यूनेस्को विश्व धरोहर है। सर्वाधिक इटली में है। भारत की रैंक 6 है। और प्रोजेक्ट परी का संबंध संस्कृति मंत्रालय से है। और विश्व धरोहर समिति की, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक 2024 में कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में भारत मंडपम में हुई। मुइदम हमारा लेटेस्ट विश्व धरोहर शामिल है। ठीक है, अब भारत में भारतीय विश्व धरोहर कौन कौन सी हैं, चलो इसके बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 है अपनी अजंता की गुफाएं। इसको 1983 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ये कहाँ पर है? औरंगाबाद में है। छत्रपति संभाजी नगर इसका अब नया नाम हो चुका है। औरंगाबाद या छत्रपति संभाजी नगर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो छत्रपति संभाजी नगर इसका नया नाम है औरंगाबाद का। इसमें 29 गुफाएं हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और इसमें कैब नंबर 16 और कैब नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। कैब नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी को दर्शाया गया है, जो कि एक मरणासन यानी कि लगभग मरने की कगार पर है, जो जो राजकुमारी, उसको दर्शाया गया है। और एक कैब नंबर 17 है जिसमें जिसमें चित्रशाला है। रैक कैट केव भी इसमें महत्वपूर्ण है, जो पहाड़ी को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। रैक कैट केव। ठीक है, अब नंबर 2 है आगरा का किला, जिसको 1983 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंड स्टोन, यानी इसका पुराना नाम क्या था? बादलगढ़ था। आगरा किला का पुराना नाम क्या था? बादलगढ़ था। इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर और शाहजहां ने करवाया था। औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके किले के मुसम्मन बुर्ज में कैद किया गया, जहां से ताजमहल दिखता था। तो शाहजहां ने क्या किया था? अपने पिता औरंगजेब को इसी के बुर्ज में मुसम्मन बुर्ज में कैद कर दिया था। इसके बुर्ज में कैद किया था, मुसम्मन बुर्ज में कैद कर दिया था, जहाँ से लाल किला जो है ना, ताजमहल, जहाँ से ताजमहल साफ दिखता है। अब नंबर 3 पे है ताजमहल, जिसको 1983 में शामिल किया गया था। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में। इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। तो ताजमहल के बारे में आप सभी लोग परिचित हो। इसके वास्तुकार कौन है? उस्ताद मोहम्मद लाहौरी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है कि ताजमहल के वास्तुकार कौन है? उस्ताद मोहम्मद लाहौरी। और इसके प्रमुख मिस्त्री कौन है? उस्ताद ईसा। मिस्त्री यानी कि जो काम करने वाले यहाँ पर होते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, जो जो बनाते हैं, महल वगैरह बनाते हैं, जो काम करते हैं वहाँ पर। इसका निर्माण किससे हुआ है? मकराना के सफ़ेद संगमरमर से हुआ है। जो मकराना
संगमरमर है वो कहाँ पर पाया जाता है? नागौर राजस्थान में पाया जाता है। नोट अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन के कारण ताजमहल का रंग हल्का पीला हो गया है। एसिड रेन क्या होती है? जिसमें H2SO4 HNO3 और यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड इसमें मिला होता है। जब वर्षा की बूंदों में जो मौजूद होते हैं तो वह इमारतों को खराब कर देते हैं, इसलिए अम्लीय वर्षा को इमारतों का कुष्ठ रोग कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा को क्या कहते हैं? इमारतों का कुष्ठ रोग कहते हैं। अम्लीय वर्षा हमारी स्किन के लिए भी खराब होती है। तो अम्लीय वर्षा क्या होती है? जिसमें एसिड वगैरह मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का रंग हल्का पीला हो गया है। और आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी, 1504 में की थी। तो आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी 1504 में। अब नंबर 4 है एलोरा गुफाएं। इसको भी 1983 में शामिल किया गया था। ये कहाँ पर है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद, अब इसका वर्तमान नाम क्या है? संभाजी नगर। क्या है? संभाजी नगर। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं? 34 हैं। 17 ब्राह्मण गुफाएं हैं और और 17 ही बौद्ध गुफाएं हैं और 5 जैन गुफाएं हैं। इसमें गुफा नंबर 16 महत्वपूर्ण है, जिसमें कैलाशनाथ है और 20 रुपये के नोट पर ये मुद्रित है। तो एलोरा गुफाएं यदि आप देखना चाहते हो तो आप अपने 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफाओं को देख सकते हो। और सूर्य मंदिर कोणार्क नंबर 5 पर है। इसको 1989 में शामिल किया गया था और ये उड़ीसा में है। निर्माण वंश कौन ने किया था? इसका निर्माण किया था गंगवंश ने। गंगवंश से संबंधित कौन है? नरसिंह देव फर्स्ट। इसी को ब्लैक पैगोडा कहते हैं। तो सूर्य मंदिर कोणार्क को ब्लैक पैगोडा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जहाज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण ब्लैक पैगोडा कहते हैं। किस कारण कहते हैं? जहाज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण इसको ब्लैक पैगोडा कहते हैं। विशाल रथ के आकार का है ये और 10 रुपये के नोट पर इसको आप देख सकते हैं, सूर्य मंदिर कोणार्क को। इसमें 7 घोड़े होते हैं और 12 जोड़ी चक्र होते हैं। तो 7 घोड़े 7 सप्ताह का प्रतीक है और 12 जोड़ी चक्र 12 महीने का प्रतीक है। ठीक है, तो सूर्य मंदिर कोणार्क को क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा कहते हैं, क्योंकि ये अपनी ओर जहाज़ों को आकर्षित करता है। अब नंबर 6 पर है महाबलीपुरम स्मारकों का समूह। तो जो महाबलीपुरम स्मारकों का समूह है इसको 1984 में शामिल किया गया था। ये कहाँ पर है? कांचीपुरम तमिलनाडु में। कहाँ पर है? कांचीपुरम तमिलनाडु में। और पांडवों के नाम पर रथ बने हुए हैं। किसके नाम पर रथ बने हुए हैं? पांडवों के नाम पर रथ बने हुए हैं इसमें। और इसको इसको किस वंश ने बनवाया था? पल्लव वंश ने बनवाया था। और इसके भी राजा कौन है? नरसिंह वर्मन। इनके द्वारा इसको बनवाया गया था। इसको सप्त पैगोड़ा मंदिर या रथ रथ मंदिर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सप्त पैगोड़ा मंदिर कहते हैं। और कोणार्क मंदिर को क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोड़ा कहते हैं। और सबसे बड़ा इसमें जो रथ है उसका नाम क्या है? युधिष्ठिर रथ। और सबसे छोटा रथ क्या है? वो है द्रौपदी रथ। ठीक है, तो आपको आपको इसमें याद रखना है कि इसमें जो रथों के नाम हैं वो वो पांडवों के नाम पर रखे गए हैं। ठीक है, और अब नंबर 7 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसको 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ये कहाँ पर है? भरतपुर राजस्थान में। केवलादेव कहाँ पर है? भरतपुर राजस्थान में है। घाना पक्षी विहार भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? घाना पक्षी विहार। और डॉक्टर सलीम अली की ये कर्मस्थली है, जिनको बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली कहाँ पर है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पर है। इसको 1985 में शामिल किया गया था। और डॉक्टर सलीम अली को क्या कहते हैं? बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। साइबेरियन क्रेन का भारत में आवास यहीं पर होता है। यह भारत का एक रामसर साइट भी है। रामसर साइट यानी वेटलैंड। हम रामसर साइट के बारे में आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे। जब हम रामसर साइट पढ़ेंगे तो ये भारत का एक रामसर साइट भी है। क्या है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है। ये राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ में रामसर साइट है और इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। ठीक है, नंबर 8 है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में शामिल किया गया था और ये कहाँ पर है? असम में है। एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? एक गैंडों वाले सीनों एक एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। और अब नंबर 9 पर है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वन्यजीव अभ्यारण्य को इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। इसको 1985 में शामिल किया गया और ये कहाँ पर है? ये भी असम में है। तो काजीरंगा भी असम में है और मानस भी असम में है। और गोवा के चर्च और सॉरी मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को 1990 में नेशनल पार्क घोषित किया गया है। तो ये नेशनल पार्क भी है। कहाँ का? असम का। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, इसको 1986 में शामिल किया गया था, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट को। तो इनकी स्थापना पुर्तगालियों के शासन में हुई थी। कब हुई थी? पुर्तगालियों के शासन में हुई थी इनकी स्थापना। और नीनो डी कुन्हा ने गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। किसने बनाया? नीनो डी कुन्हा ने बनाया।
नीनो डी कुन्हा ने गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। और 19 दिसंबर 1961 में ऑपरेशन विजय द्वारा पुर्तगालियों को बाहर करवाया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है कि पुर्तगालियों को कौन से ऑपरेशन के द्वारा बाहर करवाया गया था। तो उन्हें ऑपरेशन विजय के द्वारा बाहर करवाया गया था। और 30 मई 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया, यानी कि इसको भारत में शामिल कर लिया गया था। 30 मई 1987 को इसको भारत में शामिल कर लिया गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो गोवा के चर्च और कॉन्वेंट 1986 में शामिल होते हैं। हमारे 10 हो चुके हैं। और नंबर 11, हम्पी में स्मारकों का समूह। हम इसमें सारे के सारे कवर करेंगे, जितनी भी विश्व धरोहर है, लगभग 43 हैं, हम सारे पढ़ने वाले हैं। और वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन इसमें हम सारा कुछ कवर करेंगे। आप अपने नोट्स भी इससे बना सकते हैं। बाकी मैं इसकी लिंक जो जो PDF है उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम्पी में स्मारकों का समूह 1986 में शामिल किया गया। और ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। हम्पी विजयनगर की राजधानी रह चुकी है। और वर्ल्ड बिगेस्ट ओपन एयर म्यूजियम कहाँ पर है? हम्पी में है। वर्ल्ड का बिगेस्ट ओपन एयर म्यूजियम, यानी कि सबसे खुला खुला हुआ हवा में बना हुआ म्यूजियम। हवा में बना हुआ म्यूजियम, हवा में का अर्थ ये है ना कि हवा में बना हुआ है, यानी कि वो खुला हुआ है। उसमें दीवारें वगैरह ज़्यादा नहीं बनी हुई हैं, ना दरवाजे वगैरह लगे हुए हैं। तो ये खुला हुआ म्यूजियम है और तुंगभद्रा नदी के किनारे पर है। 50 रुपये के नोट पर इसको आप देख सकते हो। तो 50 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? हम्पी के स्मारकों का समूह है और इसको 1986 में शामिल किया गया था। ठीक है। और हम्पी कहाँ की राजधानी है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रह चुकी है। अब फतेहपुर सीकरी नंबर 12। फतेहपुर सीकरी 1986 में शामिल किया गया। और फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? आगरा में है। और इसको बसाने वाले कौन है? अकबर। फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया? अकबर ने बसाया। बुलंद दरवाज़ा गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में बना गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। तो अकबर ने बुलंद दरवाज़ा भी बनाया था यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में, जो कि कब बनाया था? जब उन्होंने गुजरात विजय की थी। जब उन्होंने गुजरात पर आक्रमण करके गुजरात को जीता था, तो उन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि बुलंद दरवाज़ा किस वजह से बनवाया था? गुजरात विजय के कारण उन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। इसमें पंचमहल, जोधा महल, सलीम चिश्ती दरगाह आदि उपलब्ध हैं। तो इसमें भी कौन कौन से महल होते हैं? पंचमहल, जोधा महल और सलीम चिश्ती दरगाह इसमें हैं। और इसके वास्तुकार कौन थे? बहाउद्दीन। कौन थे? बहाउद्दीन। आपको ये भी ध्यान रखना है। और खजुराहो नंबर 13, खजुराहो के स्मारकों का समूह। खजुराहो के स्मारकों का समूह 1986 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। और कहाँ पर है? खजुराहो में है। खजुराहो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में छतरपुर छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। कौन से? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। इस पर गलत लिखा हुआ, छतरपुर लिखा है, लेकिन वो कौन सा है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है, छतरपुर जिला। चंदेल शासक द्वारा निर्माण इसको किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? चंदेल शासकों द्वारा निर्माण किया गया था। और इसको किस शैली में बनाया है? पंचायतन शैली में बनाया है। किस शैली में? पंचायतन शैली में इसको निर्माण किया गया है। पंचायतन शैली का अर्थ होता है एक मंदिर के चारों ओर 4 मंदिर। और यहाँ पर एक मंदिर के चारों ओर 4 मंदिर हैं। और यहाँ पर क्या है? एक मंदिर के चारों ओर 4 मंदिर हैं। कंदरिय महादेव मंदिर भी यहीं पर है। और विष्णु का चतुर्भुज मंदिर भी यहाँ पर है। तो कंदरिय महादेव मंदिर भी बहुत फेमस मंदिर है। कहाँ पर है? खजुराहो के स्मारकों में है। उसको कब शामिल किया गया था? 1986 यानी 1986 में। ठीक है। अगला पढ़ते हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। लगभग सभी लोग परिचित होंगे सुंदरबन से। सुंदरबन डेल्टा भी आप जानते हो। तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कब है? राष्ट्रीय उद्यान भी है ये। और इसको 1987 में शामिल किया गया था। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। 1984 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। रॉयल बंगाल टाइगर भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर RBI के लोगों में भी दिखता है। रॉयल बंगाल टाइगर RBI के लोगों में भी है। यहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसको सुंदरबन कहते हैं। यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति मिलती है। और इसको हेलाफास्ट हब्स कहते हैं। लवणयुक्त जल होता है यहाँ पर। ठीक है। एलिफेंटा गुफाएं 1987। एलिफेंटा गुफाएं कब जोड़ी गई? 1987 में जोड़ी गई। ये कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। भगवान शिव को समर्पित है। और नटराज रूप और अर्धनारीश्वर रूप यहाँ पर फेमस है। तो एलिफेंटा की गुफाएं भी महत्वपूर्ण है। कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। अब पदक्कल के स्मारकों का समूह 1987 में कर्नाटक में इसको शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 1987 को शामिल किया गया पदक्कल को। और चालुक्य वंश ने इसका निर्माण किया। और मालप्रभा नदी के किनारे पर है।
फेमस टेम्पल इसका क्या है? विरूपाक्ष मंदिर। कौन सा है? विरूपाक्ष मंदिर। मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा सभी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ भी आपको याद करनी है। मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा सभी कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। तो पदत्कल के स्मारकों समूह को 1987 में शामिल किया गया था। ये कहाँ की हैं? कर्नाटक की हैं। महान जीवित चोल मंदिर, इसको 1987 में शामिल किया गया था और इसको चोल वंश के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनवाया गया है? चोल वंश के द्वारा बनवाया गया है। इसके मुख्य मंदिर मंदिर कौन कौन से? बृहदेश्वर मंदिर, जिसको राजराजेश्वर मंदिर कहते हैं। और ये यहाँ पर और कौन कौन से मंदिर है? तंजावुर मंदिर है जो कि तमिलनाडु में है। और निर्माण इसका किसने करवाया था? राजराज फर्स्ट ने करवाया था। किसने करवाया था? राजराज फर्स्ट ने करवाया था। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है कि इसके जो राजराज मंदिर है वो राजराज फर्स्ट मतलब बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज फर्स्ट ने करवाया था। और 2004 में इसी मंदिर के समूह में ऐरातेश्वर मंदिर के शामिल किया गया। इसी मंदिर के समूह में ऐरातेश्वर मंदिर को भी शामिल किया गया 2004 में। ठीक है। अगला पढ़ते हैं नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसको 1988 में शामिल किया गया और 2005 में इसको राष्ट्रीय पार्क राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। ठीक है। और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और नंदा देवी नेशनल पार्क 1988 में घोषित होता है। ये 2005 शायद कुछ और वजह से लिखा है, इसको आप याद मत करना, पता नहीं। ठीक है। तो नंदा देवी नेशनल पार्क 1988 में बना हुआ था। नंदा देवी 1988 में शामिल किया गया। फूलों की घाटी 2005 में शामिल होती है। अच्छा, फूलों की घाटी के लिए लिखा है ये 2005 में, फूलों की घाटी के लिए 2005। ठीक है। और सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। और साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल में। तो ये भी एक एडिशनल फैक्ट है कि सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को बोलते हैं। और साइलेंट वैली किसको बोलते हैं? केरल को बोलते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। अब नंबर 19, सांची के बौद्ध स्तूप। सांची के बौद्ध स्तूप आपने लगभग सभी लोगों ने देखा होगा। ये बहुत ही फेमस है और 200 रुपये के नोट पर इसको मुद्रित किया गया है। इसको सम्राट अशोक ने बनवाया था। ये रायसेन जिले में है। रायसेन जिला कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इसको 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। इसके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हर्मिका कहते हैं। भगवान बुद्ध के अवशेष इसी में रखे हुए हैं और इसकी आकृति अर्ध अंडाकार आकृति है। और इसके जो चारों तरफ पथ होता है, जो रास्ता होता है, उसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। और स्तूप का सबसे पवित्र स्थान हर्मिका कहलाता है, जहाँ पर भगवान बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं। और हुमायूं का मकबरा नंबर 20, इसको 1993 में शामिल किया गया। ये कहाँ पर? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। और इसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। 1572 में निर्माण पूर्ण हो गया था। शैली इसकी क्या है? चारबाग शैली। तो चारबाग शैली, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि हुमायूं का मकबरा कौन सी शैली में बना है? चारबाग शैली में बना है। और मकबरे के चारों तरफ बाग है। इसका अर्थ है चारबाग शैली यानी मकबरे के चारों तरफ बाग। और पूर्व का ताजमहल भी इसे कहते हैं, पूर्व ताजमहल कहते हैं इसको। और मुगलों का शयनागार कहते हैं। मुगल परिवार को दफन किया गया शयनागार, यानी कि यहाँ पर मुगल परिवार को दफन किया गया था। और भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय यहीं पर बन रहा है। तो ये एक करंट अफेयर का सवाल हो गया क्योंकि भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय कहाँ पर बन रहा है? हुमायूं के मकबरा के आसपास बन रहा है। यहीं पे बन रहा है भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय, यहीं पर बन रहा है। ठीक है। तो इसको 1993 में शामिल किया गया था यूनेस्को विश्व धरोहर में। नंबर 21, कुतुब मीनार। इसको 1993 में शामिल किया गया। और ये कहाँ पर है? दिल्ली में, सभी जानते हैं। और ये 5 मंजिला है। और इसकी ऊंचाई भी पूछी जाती है कभी कभी। इसकी ऊंचाई है 72.5 मीटर। कितनी है? 72.5 मीटर। आधार के पास को क्या बोलते हैं? कुलवत उल इस्लाम। आधार के पास में कुलवत उल इस्लाम मस्जिद है। हाँ, तो ये एक बहुत से लोगों को ये पता नहीं रहता कि ये जो कुतुब मीनार है इसके पास में भी एक मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम है कुलवत उल इस्लाम मस्जिद। कौन सी है? कुलवत उल इस्लाम मस्जिद। इसका निर्माण शुरू किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, इसलिए इसका नाम कुतुब मीनार है। इसको पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया था। और जिसकी चौथी और पांचवी मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो इसके निर्माण में तीन लोगों का हाथ है। इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। और चौथे और पांचवें मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नंबर 22 पर है हमारी पर्वतीय रेलवे जोन 3। ठीक है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे पश्चिम बंगाल 1999 में, यानी कि पर्वतीय रेलवे कितनी है? 3 है। हमारे पर्वतीय रेलवे 3 इसमें शामिल हैं यूनेस्को विश्व धरोहर में।
तो एक नंबर एक पर है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, जो कि पश्चिम बंगाल में और 1999 में इसको शामिल किया गया। ये सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच में है। कहाँ कहाँ पर है? सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच में है। और यहाँ की टॉय ट्रेन बड़ी फेमस है। यहाँ की टॉय ट्रेन क्या है? बहुत फेमस है। तो पर्वतीय रेलवे में हमारा पहला रेलवे कौन सा है? दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। और नंबर 2 पर है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, और इसको 2005 में शामिल किया गया। और नंबर 3 पर है कालका शिमला रेलवे। कालका शिमला रेलवे कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, और इसको 2008 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके आगे चलते हैं हम। महाबोधि मंदिर परिसर 2002, इसको अब शामिल किया गया, 2002 में शामिल किया गया। और अ, ये कहाँ पर है? बिहार में है। भगवान को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। और ये फाल्गु यानी फाल्गु, जिसको निरंजना नदी की बोलते हैं, इस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो महाबोधि मंदिर परिसर कहाँ पर है? 2002 बिहार में है, और इसको 2002 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। अब भीमबेटका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। भीमबेटका पाषाण आश्रय 2003, ये मध्य प्रदेश में है और रायसेन जिले में है। और इसको भीमबेटका का अर्थ होता है भीम के बैठने की जगह। भीमबेटका का अर्थ क्या होता है? भीम के बैठने की जगह। जो भीम को है, वो भीम कौन है? जो पांडव थे, उनमें से पांडवों में से एक पांडव। और ये एक प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है। प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है। और प्री इसका अर्थ होता है प्री हिस्टोरिकल। क्या है? प्री हिस्टोरिकल, अर्थात ये बहुत पुराना है। और 1988 में विष्णु श्रीधर ने इसको खोजा था। किसने इसको खोजा था? विष्णु श्रीधर ने इसको 1958 में विष्णु श्रीधर ने इसको खोजा। अब नंबर 25 पे चलते हैं। नंबर 25 पे चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान 2004, ये कहाँ पर है? इसको ये गुजरात में है। 2004 में इसको शामिल किया गया था। क्या नाम है? चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान। ठीक है, इसका निर्माण सुल्तान महमूद बेगड़ा ने किया था। किसने किया था? सुल्तान महमूद बेगड़ा ने किया था। लाल पीले रंग की चट्टान इसमें होती हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। अब नंबर 26 पे है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो आप जानते हो, जो कि मुंबई में है। और ये एक तरीके से क्या है? ये एक रेलवे स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ये बहुत पुराना रेलवे स्टेशन है, इसलिए इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। इसकी यूनिक स्टाइल में ये बना हुआ है, बहुत ही शानदार दिखता है। आप इसको एक बार यूट्यूब पर सर्च करके देखना। बाकी आप जो आपको लगता है कि मुझे ये देखना चाहिए कि ये वाला स्थान कहाँ पर है और कैसा दिखता है, तो आप उसको यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स बहुत अच्छा है। इसको क्या बोलते हैं? विक्टोरिया टर्मिनल्स भी बोलते हैं। और ये कब 2004 में इसको शामिल किया गया था। और इसकी वास्तुकला कैसी है? ये इटालियन वास्तुकला का एक उदाहरण है। और 1887 में इसका निर्माण किया गया था। ये बहुत पुराना है, मैंने कहा ना, ये इसका निर्माण 1887 में किया गया था। 1887 में कहा किया गया था। तो अब लाल किला हमारे नंबर 27 पे है। लाल किला को 2007 में शामिल किया गया। और ये कहाँ पर है? दिल्ली में। ये भी कहाँ पर है? दिल्ली में। इसके वास्तुकार कौन है? उस्ताद हमीर अहमद। कौन है? उस्ताद हमीर अहमद। 15 अगस्त को पीएम यहीं पर स्पीच देते हैं। कौन देते हैं? पीएम यहीं से स्पीच देते हैं। और ये किस नदी के किनारे पर है? यमुना नदी के दाएं तट पर है। यमुना नदी के कौन से तट पर है? दाएं तट पर है। और जंतर मंतर कहाँ पर है? अब नंबर 28 है जंतर मंतर, जो कहाँ, ये कहाँ पर है? जयपुर में है। जंतर मंतर कहाँ पर है? जयपुर में है। और इसको 2010 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। इसका निर्माण किसने किया था? सवाई जयसिंह सेकंड ने किया था। सवाई जयसिंह सेकंड ने इसका निर्माण किया था। और सम्राट यंत्र, सौर घड़ी, राम यंत्र, यहाँ पर ऊंचाई के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। सौर घड़ी भी यहाँ पर है। सौर घड़ी का अर्थ है जो समय दिखाती है सूर्य के चलने के अनुसार। सम्राट यंत्र भी है यहाँ पर, राम यंत्र भी यहीं पर है। जंतर मंतर बहुत फेमस है जयपुर में। आप बहुत से लोग यहाँ पर गए भी होंगे। तो यहाँ पर वेधशाला है। कौन कौन सी? जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस, मथुरा। यानी कि जो जंतर मंतर में जो सौर घड़ी है और जो वेधशाला है, मतलब जंतर मंतर पर जैसी वेधशाला है, वैसी वेधशाला जयपुर में भी है, दिल्ली में है, उज्जैन में है, बनारस में, मथुरा में है। अब आते हैं नंबर 29, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट बहुत फेमस है। तो पश्चिमी घाट 2012 में शामिल किया गया था। और पश्चिमी घाट 2012 में शामिल किया गया था। ये कहाँ कहाँ कर फैला हुआ है? ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। एक हमारी कोस्टल लाइन है, यानी कि हमारी समुद्री सीमा से लगा हुआ है पश्चिमी घाट। तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में लगा हुआ है। और इसकी सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पे पाई जाती है। जैविक तप्त स्थल है ये। और इसके संरक्षण के लिए समिति बनाई गई थी, जिसको बोलते हैं माधव गौगिल समिति। माधव गौगिल समिति
कमेटी, माधव माधव गौगल कमेटी बनाई गई थी इसके लिए, और इसे सह्याद्री भी कहते हैं। तो आप इसका दूसरा नाम याद रखना कि इसको क्या बोलते हैं, सह्याद्री भी बोलते हैं। और राजस्थान के, अब नंबर 29 पर है राजस्थान के पहाड़ी किले। इसमें 6 किले शामिल है। कितने किले शामिल हैं? 6 किले शामिल हैं। और इनको 2013 में शामिल किया गया था। इसको आप याद करने की ट्रिक ही बता देते हैं हम आपको। चीकू, गाजर, आम। ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुम्भलगढ़, गा से कागरौन, जा से जैसलमेर, राण से रणथंभौर, आम से आमेर। चित्तौड़गढ़, कुम्भलगढ़, कागरौन, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर। चीकू, गाजर, आम। चित्तौड़गढ़, कुम्भलगढ़, कागरौन, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर। ठीक है। अब चलते हैं, पहला इसमें कौन सा किला शामिल है? चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट यानी कि जीता जीता हुआ, जागता हुआ, जीता जागता। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़ का किला। और यहीं पर विजय स्तंभ है। क्या, कौन सा स्तंभ है? विजय स्तंभ है, जो राजस्थान पुलिस का प्रतीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है कि चित्तौड़गढ़ पर जो विजय स्तंभ है वो कौन सी पुलिस का प्रतीक है? वो राजस्थान पुलिस का प्रतीक है। यानी कि उनके जो बैच वगैरह होते हैं, उनकी जो बेल्ट होते हैं, उनके जो पदक वगैरह होते हैं, उस पर इसका चिन्ह बना होता है। उसके लोगों पर इसका चिन्ह बना होता है, लोगों पर। राजस्थान पुलिस की जो लोगो है उस पर विजय स्तंभ का चित्र बना हुआ है। ये कहाँ से लिया गया है? चित्तौड़गढ़ के किले से लिया गया है। और नंबर 2 अपन है कुंभलगढ़ किला। ये कहाँ, कौन से ज़िले में है? ये राजसमंद ज़िले में है। और यहाँ पर ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है। देखो, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वैसे ही ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है। कहाँ पर है? कुंभलगढ़ किले में है। और ये 36 किलोमीटर लेंथ में है। परकोटा, परकोटा यानी कि होता है पेरीमीटर, यानी कि चौड़ाई, लंबाई। और गागरोन कहाँ पर है? झालावाड़ ज़िले में है। और ये जल दुर्ग है। और नंबर 4 पर जैसलमेर, इसे सोनगढ़ कहते हैं। और इसमें 99 बुर्ज हैं। कितने बुर्ज हैं? 99 बुर्ज हैं। ये क्वेश्चन बन जाता है कि जैसलमेर, सोनगढ़, मतलब जैसलमेर किले को क्या बोलते हैं? सोनगढ़ बोलते हैं। और इसमें कितने बुर्ज बुर्ज हैं? 99 बुर्ज हैं। और रणथंभौर नंबर 5 पर है। रणथंभौर, इसको किसने बनवाया था? सवाई माधो सिंह ने बनवाया था। और इसमें त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। इसमें कौन कौन सा मंदिर है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर इसमें स्थापित है। और राजस्थान का पहला शाखा यहीं पर हुआ था। और अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण था। राजस्थान का पहला शाखा हुआ था। शाखा का अर्थ मुझे पता नहीं है, लेकिन आप कुछ हुआ था कि राजस्थान का जो पहला शाखा है यहीं पर हुआ था। और अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण था यहीं पर हुआ था। वो कब हुआ था? 1301 में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण यहीं पर हुआ था। और आमेर का किला कहाँ पर है? जयपुर में है। तो हमने आपको 6 किले बताए। आमेर, देखो हम एक बार सूची बता देते हैं। चीकू, गाजाराम, चित्तौड़गढ़, कुम्भलगढ़, गागरौन, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर। ठीक है। तो हमने 6 के बारे में पढ़ लिया। 6 किले शामिल हैं और 2013 में शामिल किए गए थे। और राजस्थान के पहाड़ी किले हैं। ठीक है। नंबर 30 हो गया। और नंबर 31 की ओर चलते हैं। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। तो ये एक राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ विश्व धरोहर ही है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और इसको 2014 में शामिल किया गया था। अब नंबर 32 रानी की बाव। बाव यानी होता है बावड़ी। बावड़ी जिसमें मतलब पानी वगैरह भरा रहता है, जिसको हाथों से खुदाई करके खोदा जाता है। तो रानी की बाव, बाव जो है ना, वो 2014 में शामिल की गई थी। और गुजरात के पाटन जिला में ये स्थित है। ये एक बावड़ी है। बाव यानी बावड़ी है, वो आप जानते हो, बावड़ी है। और बनवाया किसने? इसको सोलंकी वंश ने बनवाया था। और राजा भीमदेव, राजा मतलब सोलंकी वंश ने बनवाया था। और सोलंकी वंश के अंतर्गत किसने बनवाया था? राजा भीमदेव ने बनवाया था। इनकी वाइफ रानी उदयमती द्वारा बनवाया गया, मतलब उदयमती के लिए बनाया, इनकी रानी के लिए बनवाया गया था। और 100 रुपये के नोट पर ये मुद्रित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 100 रुपये के नोट पर क्या है? रानी की बाव का चित्र है। और ये कहाँ पर है? गुजरात में, गुजरात के पाटन जिला में है। 100 रुपये का चित्र, 100 रुपये के नोट पर किसका चित्र है? रानी के बाव का चित्र है। और ये गुजरात के पाटन जिला में स्थित है। ठीक है। तो 200 रुपये पर किसका चित्र है? आप हमें ये बताओ कमेंट सेक्शन में, 200 रुपये पर किसका चित्र है? नालंदा। नंबर 33 पे नालंदा महाविद्यालय, ये अब इसको बोलते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? बिहार में, सभी लोग जानते हैं। और 2016 में इसको शामिल किया गया था। कुमारगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। इसे महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहते हैं। बौद्ध शिक्षा का ये केंद्र है। और वर्तमान कुलाधिपति इसके कौन है? अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया। ह्वेनसांग के समय यहाँ आचार्य कौन थे? शीलभद्र थे। आपने ह्वेनसांग का नाम जरूर सुना होगा, वो जो कि एक चीनी
घूमने फिरने वाले व्यक्ति थे जो यहाँ पर आए थे घूमने के लिए भारत में, ह्वेनसांग। तो उनके समय पर यहाँ पर जो आचार्य थे वो कौन थे? शीलभद्र आचार्य थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। परकोटा का अर्थ क्या होता है? बाउंड्री होता है, मैंने आपको बताया, बाउंड्री यानी कि सीमा। अब नंबर 34 पर है हमारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में है। और भारत का एकमात्र मिश्रित धरोहर है। तो यही है जिसके हमने बताया था कि एक मिश्रित धरोहर भी है हमारे यहाँ पर। तो कंचनजंगा ही यही है जो भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर है। इसके बारे में ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर कौन सी है? जब कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान इसको 2016 में शामिल किया गया। कहाँ पर है? सिक्किम में है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8686 मीटर यहीं पर है। 8586 मीटर, 8,586 मीटर ऊंची कंचनजंगा की चोटी यहीं पर है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट केटू। तो आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है और भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है, ठीक है। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है और भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है, ट्रांस हिमालय का भाग है, ठीक है। नंबर 35 पर आते हैं अब। ली ली कार्बोजियर का वास्तुशिल्पकार। ली कार्बोजियर का वास्तुशिल्पकार, इसको कैपिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और 2016 में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। तो ली कार्बूजियर के द्वारा निर्मित 7 देशों में निर्मित 17 स्थलों को एक साथ शामिल किया गया था। यानी कि ली कार्बूजियर एक जो महान वास्तुकला विशेषज्ञ थे, इन्होंने 7 देशों में 17 स्थलों को एक साथ, मतलब 7 देशों में कुछ स्थल बनाए थे। तो उन 7 देशों के 17 स्थलों को एक साथ शामिल किया गया था। चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स इसी में शामिल था। यानी इस पहले शामिल था, अब शामिल नहीं है, ठीक है। और नंबर 36 पर आते हैं, अहमदाबाद शहर। देखो, ये पहली बार किसी एक शहर को शामिल किया गया है यूनेस्को में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि भारत का पहला शहर जो शामिल हुआ है यूनेस्को विश्व धरोहर में वो है अहमदाबाद शहर। कहाँ पर है? आप सभी जानते हो, अहमदाबाद गुजरात में है। इसको कब शामिल किया गया? 2017 में शामिल किया गया था। और अहमद ने निर्माण करवाया था। किसने इसका निर्माण करवाया था? अहमद ने करवाया था। और ये परकोटे के अंदर है। परकोटे मैंने बताया सीमा बाउंड्री के अंदर है। और कॉकरिया झील के चारों ओर अहमदाबाद शहर है। एक झील है काकरिया झील, इस झील के चारों ओर अहमदाबाद शहर है और साबरमती नदी के किनारे पर है, ठीक है। तो इसके आगे आप पढ़ते हैं नंबर 37, विक्टोरियन मोदिक और आर्ट डेको एनसेम्बलेंस 2018। ये कहाँ पर है? बॉम्बे में है। बॉम्बे यानी मुंबई में है, ठीक है। तो इस अंदाज में बॉम्बे हाई कोर्ट और द एरोस थिएटर बना हुआ है। मतलब इसी अंदाज में क्या क्या बना हुआ है? बॉम्बे हाई कोर्ट बना है और द एरोस थिएटर बना हुआ है। और इसकी नुकीली मीनार है। कैसी मीनार है? आप इसको सर्च करना है यूट्यूब पर, विक्टोरियन मैथिक और आर्ट डेको एनसेम्बलस। इसको सर्च करना आप और देखोगे कि इसकी जो मीनार है वो कैसी है, नुकीली मीनार है। और ये पुर्तगालियों की देन है। किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। और नंबर 38 की ओर चलते हैं। जयपुर शहर। जयपुर शहर भारत का सेकंड शहर है। पहले नंबर पर अहमदाबाद हो गया हमारा और दूसरे नंबर पर कौन है? जयपुर शहर। इसको 2019 में शामिल किया गया था। सवाई जयसिंह के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। और इसके वास्तुकार कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य। कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य। इसी को गुलाबी शहर कहते हैं, यानी पिंक सिटी कहते हैं, ठीक है। पिंक सिटी भी बोलते हैं जयपुर को। तो ठीक है, तो हमने आपको 2 सिटी बताई, एक हमारा अहमदाबाद, एक जयपुर। ये दोनों शहर आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नंबर 39 पे आते हैं, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। इसको रामप्पा मंदिर भी बोलते हैं। इसको 2021 में शामिल किया गया था। ये कहाँ पर है? तेलंगाना में है। और ये भगवान शिव को समर्पित है। और इनकी यहाँ पर जो मूर्ति को क्या बोलते हैं? रामलिंगेश्वर बोलते हैं। रामलिंगेश्वर जी बोलते हैं इसका। ये तारेनुमा मंच के ऊपर बना हुआ है। तो आप इसको भी सर्च करके देखना यूट्यूब पर, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। ये तारेनुमा मंच के ऊपर बना हुआ है। मार्को पोलो ने कहा था इसके बारे में, मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा। इसके देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मार्को पोलो ने इसके बारे में कहा था कि ये मध्ययुगीन मंदिरों की क्या है? आकाशगंगा है, में सबसे चमकीला तारा है। मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा क्या है? काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। इसको रामप्पा मंदिर कहते हैं। 2021 में शामिल किया गया। और कहाँ पर है? तेलंगाना में। भगवान शिव को समर्पित है।
तारनुमा मंच के ऊपर बना हुआ है। और काकतीय वंश के शासक गणपति देव के सेनापति ने बनवाया था। काकतीय वंश के शासक गणपति देव के सेनापति ने इसको बनवाया था। ये भी आपको याद रखना है। और नंबर 40 पर है धोलावीरा। धोलावीरा सभ्यता 2021 में है। 2021 में इसको जोड़ा गया था। ये कहाँ पर? कच्छ जिला में है, गुजरात। कच्छ जिले के खादिर खादिर बेट में है। यदि एग्जैक्टली कहा जाए तो कच्छ जिले के खादिर बेट में है। और हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थान जो 3 भागों में विभाजित है, पश्चिम, मध्य और पूर्व में। ये हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थान है जो 3 भागों में विभाजित है, पश्चिम, मध्य और पूर्व में विभाजित है। इसकी खोज किसने की थी? जेपी जोशी ने की थी। किसने की थी? जेपी जोशी ने की थी। अब नंबर 41 पर आते हैं, शांति निकेतन। शांति निकेतन 2023 में शामिल किया गया था। ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। और जिले का नाम क्या है? बीरभूमि जिला है। तो बीरभूमि जिले में पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन है। इसको 2023 में शामिल किया गया था। ये यूनेस्को की 45वीं बैठक रियाद में हुई थी, सऊदी अरेबिया में शामिल इसको किया गया था, जब इसकी 45वीं बैठक हुई थी। तो इसके संस्थापक कौन है? 1901 में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। और यहाँ विश्व भारती विश्वविद्यालय है जो विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज है। यहाँ पर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर विश्व भारती विश्वविद्यालय है जो विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज है। अब नंबर 42 पर आते हैं, होयसल मंदिरों का समूह। 2023 में इसको शामिल किया गया और कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो यूनेस्को की 45वीं बैठक में इसे भी शामिल किया गया था। तो शांति निकेतन को और होयसल मंदिरों के समूह को तभी शामिल किया गया था 45वीं बैठक में, ठीक है, जो सऊदी अरेबिया में हुई थी। वो 46वीं कहाँ पर हुई थी? भारत में हुई थी, भारत मंडपम में हुई थी। और 47वीं कहाँ पर होने वाली है वो आप बताओगे, हम आपको बता चुके हैं। इसमें 3 मंदिर शामिल हैं। कौन कौन से मंदिर शामिल हैं? एक हेलवेड, एक बेल्लूर, एक सोमनाथपुरम। हेलवेड किससे संबंधित है? भगवान शिव से संबंधित है। बेल्लूर भगवान विष्णु से संबंधित है। सोमनाथपुरम किससे संबंधित? भगवान कृष्ण से संबंधित है। और हेलवेड मंदिर को किसने बनवाया? हेलवेड मंदिर को हौलेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। और जो बेल्लूर है इसको चेन्नाकेशव मंदिर बोलते हैं। और इसकी आकृति कैसी है? तारानुमा आकृति है। और सोमनाथपुरम को केशव मंदिर बोलते हैं, ठीक है। तो हौलेश्वर मंदिरों में के समूह में तीन तीन मंदिर हमारे शामिल हैं, एक हेलवेड, एक बेल्लूर, एक सोमनाथपुरम। हेलवेड भगवान शिव, बेल्लूर भगवान विष्णु, सोमनाथपुरम भगवान कृष्ण, ठीक है। तो अब अगले पर चलते हैं, वो है हमारा चराईदेव मोईदम। इसका पूरा नाम है चराईदेव जिले में है, इसलिए इसको चराईदेव मोईदम बोलते हैं। चराईदेव जिला कहाँ पर है? असम में है। और इसको 2024 में शामिल किया गया था, जो हमारे यहाँ पर लेटेस्ट बैठक हुई थी, 46वीं बैठक हुई थी। और ये क्या है? अहोम राजवंश के राज्यों की कब्रगाह है। हाँ, तो आप इसको देख सकते हो, यूट्यूब पर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये अहोम राजवंश के राज्यों की कब्रगाह है। ये टीलानुमा आकृति में इसको दफन टीलानुमा इसकी आकृति है। ये एक दफन प्रणाली है, मतलब यहाँ पर अहोम राजवंश के राजाओं को दफनाया गया था। इसका अर्थ है, मुईदम का अर्थ होता है आत्माओं का घर। क्या होता है? आत्माओं का घर। असम की ये 30वीं विश्व धरोहर है। उत्तर पूर्वी भारत की पहली सांस्कृतिक धरोहर है। फर्स्ट नंबर पर कौन सी है? काजीरंगा। और सेकंड नंबर पर कौन सी है? मानस। तो सांस्कृतिक धरोहर में फर्स्ट नंबर पर कौन सी है? काजीरंगा। और सेकंड पर कौन है? मानस। तो मोईदम का अर्थ क्या होता है? आत्माओं का घर, आत्माओं के लिए घर। सॉरी, क्या होता है? आत्माओं के लिए घर। यूनेस्को की 46वीं बैठक जो कि भारत मंडपम दिल्ली में हुई थी, उसमें से शामिल किया गया था। मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। भारतीय मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर विरासत। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर विरासत का अर्थ होता है जिसको हम छू नहीं सकते, इंटेंजिबल साइट। इंटेंजिबल साइट कुल कितनी है? 15 है। उसमें लेटेस्ट कौन सी है? गरबा हमारा लेटेस्ट है। तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। तो वो हमारी कुल 15 है। नंबर 1, वैदिक उच्चारण, वेदास चैंटिंग। उच्चारण यानी कि मंत्र का उच्चारण करना, वैदिक मंत्रोच्चारण। ये इसको कब 2008 में शामिल किया गया था? रामलीला को 2008, इसको रामलीला को 2008 में शामिल किया गया था। और कुडियाट्टम है केरल का, इसको 2008 में, ये एक ड्रामा है, नाटक है, इसको 2008 में शामिल किया गया था। रामायण उत्तराखंड का है। और गढ़वाल हिमालय अनुष्ठानिक रंगमंच 2009 में इसको शामिल किया गया था। मुडियेट्टू केरल का है, 2010 में शामिल किया गया था। छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल का है, झारखंड का भी है, उड़ीसा का भी है। इसको 2010 में शामिल किया गया था। कालबेलिया नृत्य राजस्थान का है मुख्यतः, इसको 2010 में शामिल किया गया था। राजस्थान में इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? गुलाबो गुलाबो सपेरा इसकी कालबेलिया नृत्य की
ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार कौन है? गुलाबो सपेरा। लद्दाख का बौद्ध जप, बौद्ध ग्रंथ चैंटिंग, यानी कि लद्दाख का जो बौद्ध जप है, लद्दाख के जो लोग बौद्ध जप करते हैं, जो चैंटिंग करते हैं, उसको 2012 में शामिल किया गया था। और संकीर्तन कहाँ का है? मणिपुर को, इसको भी शामिल किया गया। और पंजाब के ठठेरों के द्वारा तांबे और पीतल के बर्तनों के निर्माण की शिल्पकला को भी 2024 में इसमें शामिल किया गया, और 2014 में शामिल किया है, सॉरी। और योग को 2016 में शामिल किया है, योग भी शामिल है इंटेंजिबल साइट में। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। योग को भी शामिल किया गया, और नवरोज को शामिल किया गया। पारसी धर्म का नववर्ष होता है नवरोज, इसको 2016 में शामिल किया गया। और कुंभ मेला भी इसमें शामिल है 2017 में, प्रयागराज मासिक। देखो, कुंभ मेला कहाँ कहाँ पर लगता है? प्रयागराज लगता है, नासिक में लगता है, उज्जैन में लगता है, और हरिद्वार में लगता है। तो कुंभ मेला 2017 में शामिल किया गया। और दुर्गा पूजा कहाँ पर होती है? पश्चिम बंगाल में, इसको 2021 में शामिल किया गया। ठीक है। और गरबा नृत्य जो कि सबसे लेटेस्ट है, ये कहाँ का है? गुजरात का है। 2023 में इसको शामिल किया गया। और गरबा नृत्य कब होता है? नवरात्रि में होता है। तो हम इसको एक बार और बोल देते हैं कि कौन कौन से इंटेंजिबल साइट यानी कि अमूर्त धरोहर हैं भारत की। ठीक है। पहले नंबर वैदिक मंत्रोच्चारण, रामलीला, कुठियाट्टम, रम्माण, मुडियेट्टू, छऊ नृत्य, कालबेलिया नृत्य, लद्दाख का बौद्ध जप, संकीर्तन, पंजाब के ठठेरों के द्वारा तांबे और पीतल के बर्तनों के निर्माण की शिल्प, योग, नवरोज, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, गरबा नृत्य। तो ये यहाँ पर हमारी इस क्लास समाप्त होती है। हमने इसमें आपको सारे हमारे जो विश्व धरोहर हैं और जो इंटेंजिबल और यानी कि अमूर्त धरोहर है उसके बारे में बताया। आपको इसको 2-3 बार इसको पढ़ना है, और सोते समय, चलते फिरते इसको सुन, या फिर आपको सुनना है, तो आपको ये निश्चित याद हो जाएंगी। और आप चाहें तो इससे अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। तो आप इसको वहाँ जाकर देख सकते हैं, और डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने लिए नोट्स बना सकते हैं। इसमें हमने एक भी विश्व धरोहर नहीं छोड़ी है, सारी विश्व धरोहर हो चुकी हैं हमारी कंप्लीट। ठीक है। तो इस वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वगैरह कर देना आप, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो। मेरी मेहनत यदि आपको लग रही हो कि मैंने मेहनत की है, मैं डिज़र्व करता हूँ, तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं। ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आएगा कल। कल तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए, और हम इसमें पूरी स्ट्रेटेजी को कवर करने वाले हैं। धीरे धीरे एक एक दिन, हर दिन हम एक एक एपिसोड इसमें अपलोड करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है। जय हिंद, और राधे राधे सभी के लिए। धन्यवाद।